अगर आप लोग एनबीएफसी P2P जैसे कि 12% क्लब हो गया, मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया, पावर अप हो गया, लंडन क्लब हो गया, लैंड बॉक्स हो गया, इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना भी यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनमें से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट करो या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। समझ लो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनी हो। इस वीडियो को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो में मैं आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई है सारे एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म को लेकर वो बताने वाला हूँ। एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं सारे एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। आप किसी में भी इन्वेस्ट करो तो ये वीडियो आपके ही लिए है, ठीक है? क्योंकि आरबीआई की जो न्यू गाइडलाइंस है एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई है। 16 अगस्त 2024 को ये गाइडलाइंस लिस्ट किया है आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे, और ये गाइडलाइंस पूरी देख सकते हो इस तरीके से पूरी पीडीएफ इन्होंने दी हुई है। आप इसको पढ़ने बैठोगे आपको सर फट जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स पीडीएफ है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो पीडीएफ है मैंने इसको बहुत ही साधारण भाषा में कन्वर्ट कर दिया और आपको इसी चीज़ को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को जो ईजी वाली पीडीएफ है दोनों का लिंक मिल जाएगा। जो आरबीआई लॉन्च करी है वो भी मिल जाएगा, और जो मैंने बनाई है जो इसको एकदम कन्वर्ट कर एकदम ग्राफिक्स के फॉर्म में मैंने जो बनाया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? दोनों पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ चीज़ तो आप मेरी उस पीडीएफ से भी चीज़ों को समझ सकते हो, ये बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आरबीआई ने 2 एनबीएफसी P2P के ऊपर केस किया है। 2 एनबीएफसी P2P के ऊपर फाइन लगाया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है? 2 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगाया है 2 अलग अलग एनबीएफसी P2P के ऊपर। वो कौन सी एनबीएफसी है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो आरबीआई की पीडीएफ आपके सामने आ रही है, मैंने अपना बेस्ट दिया है कि इसको पूरी तरीके से कवर करें। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पूरी कोशिश करिए कि कवर हो जाए, ठीक है? तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। इससे शुरुआत करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आरबीआई ये बोलता है कि कोई भी एनबीएफसी आके P2P का काम नहीं शुरू कर सकती जब तक उसके पास P2P का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो आरबीआई का, ठीक है? कोई भी एनबीएफसी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंडिया में 9,000 से ज़्यादा एनबीएफसीज है। 9,000 से ज़्यादा एनबीएफसीज काम करती है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो कोई भी एनबीएफसी मुंह उठा के P2P का काम नहीं कर सकती। अगर आपको P2P वाला काम करना है तो आपको पहले P2P वाला रजिस्ट्रेशन आरबीआई से करवाना पड़ेगा, तब आप P2P का काम शुरू कर पाओगे, वरना आप P2P का काम नहीं शुरू कर पाओगे, ठीक है? और आपके पास P2P काम करने के लिए COR होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आरबीआई आपको देगा। जब तक आपके पास COR नहीं होगा तो आप P2P का काम नहीं शुरू कर पाओगे। एक चीज़ और बोला गया है कि आपके पास कम से कम मिनिमम 2 करोड़ तो फंड होना ही चाहिए अगर आप P2P काम शुरू करने वाले हो, ठीक है? तो ये 3 मेन गाइडलाइंस आरबीआई देता है रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन साइकिल कैसे होगी वो बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइकिल की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन साइकिल में क्या चीज़ें बताई आरबीआई ने उसको समझने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन साइकिल सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल सी एक साइकिल होती है जिसमें एक एनबीएफसी पूरी तरीके से रजिस्टर्ड होता है P2P में, और वो एनबीएफसी P2P बन जाता है। तो जो क्या है रजिस्ट्रेशन साइकिल वो समझते हैं। मान लो एनबीएफसी है, उसको आरबीआई कुछ कंडीशन देता है, उसको बोलता है कोई कंडीशन फॉलो करनी है। अगर वो कंडीशन सक्सेसफुली फॉलो करता है तो उसको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है जिसकी वैलिडिटी 12 महीनों की होती है, ठीक है? अब 12 महीने के लिए उस एनबीएफसी के पास टाइम होता है कि वो बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, बाकी जो चीज़ें एनबीएफसी P2P के लिए चाहिए वो कलेक्ट करे, और उसके साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो सफिशिएंट और सेफ टेक्नोलॉजी एक P2P के पास होनी चाहिए, वो डेवलप करे उस 12 महीने के अंदर। अगर वो सक्सेसफुली उस 12 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप कर लेता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है, तो एनबीएफसी उसको देता है COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तब जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है उसकी एंट्री हो जाती है P2P वर्ल्ड में, ठीक है? वो एनबीएफसी से कन्वर्ट हो जाता है एनबीएफसी P2P में। अब उसके पास पूरे राइट्स हैं कि कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकता है एनबीएफसी, और उसको सारे तरीके से ऑपरेट कर सकता है हर जगह से, ठीक है? तो यहीं तक गेम होता है। इसके बाद एक प्रोसेस और होता है 3 महीने बाद। 3 महीने में कभी भी 3 महीने के बीच में कभी भी जो आरबीआई होता है फिर से क्रॉस चेक कर सकता है COR को और सारी चीज़ों को, जो चीज़ें वो एनबीएफसी फॉलो कर रहा है कि नहीं, पूरी चीज़ चेक कर सकता है। अगर उसको कहीं भी लगता है कि एनबीएफसी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ डिफॉल्ट कर रहा है, कुछ भी लॉ का डिफॉल्ट कर रहा है, तो एनबीएफसी वो आरबीआई जो है एनबीएफसी का पूरी तरीके से डिलिस्ट कर सकता है, उसका COR को कैंसिल कर सकता है और उसको हटा सकता है P2P से। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है अब इसको समझेंगे। इसमें सिंपल से यही मतलब है कि एक एनबीएफसी P2P को कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, यही चीज लिखा गया है बस। तो आप समझते हैं इसको समझने से पहले लेंडर और बोरोवर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप किसी भी P2P प्लेटफॉर्म जैसे कि मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया, लैंड बॉक्स हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लेंडर कहलाओगे, आप क्योंकि पैसा दे रहे हो, और कोई पैसा उधार पे जो लेगा आपका इन प्लेटफॉर्म से उन्हें बोरोवर्स बोला जाएगा। तो मतलब इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही होती है, आरबीआई ने क्लियरली लिखा है कि आपको सिर्फ लेंडर को बोरोवर से कनेक्ट करना है, आप बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करोगे, ठीक है? आपको सिर्फ इंटरमीडिएट की तरह काम करना है। आपकी
आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको लेंडर और बोरोवर का डेटा रखना है बस। आपको खुद का पैसा एनबीएफसी जो है खुद का पैसा नहीं दे सकती बोरोवर को, ना ही एनबीएफसी किसी भी तरीके की ऑफर दे सकती है बोरोवर को कि हम आपकी लिमिट बढ़ा दे रहे हैं, क्रेडिट इनहेंसमेंट कर दे रहे हैं, ये भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। और ना ही आप क्रेडिट गारंटी दे सकते हो बोरोवर को कि हम आप कंफर्म कह रहे हैं कि आपको कंफर्म 5 लाख की लिमिट मिल जाएगी। इस तरह के आप कुछ भी वादा बोरोवर से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। और ना ही आप किसी तरीके से सिक्योर्ड लोन दे सकते हो बोरोवर को कि बोरोवर से आपने सिक्योर्ड लोन दे दिया, मतलब उसका कुछ कोलेटरल जैसे कि गोल्ड उससे ले लिया बोरोवर से और उसको फिर उधार दिया, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सब चीज़ बैंक कर सकता है। और आप रजिस्टर्ड हो एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग रूल्स आपको फॉलो करना है, आप बैंक के रूल्स को नहीं फॉलो कर सकते हो। बैंक अगर आप एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड हो तो आपको एनबीएफसी की तरह ही काम करना है। जो पैसे का ट्रांसफर होगा वो लेंडर से सीधा ट्रांसफर होगा बोरोवर के बैंक में, ठीक है। लेंडर से बोरोवर के बैंक बीच में ट्रांसफर होगा, आपके बैंक में एक भी रुपया नहीं आने वाला है, सीधा पैसा लेंडर से बोरोवर के बीच में जाएगा और बोरोवर से लेंडर के बीच में जाएगा। इसका प्रोसेस अभी आगे बताऊंगा। आपके पास ना ही जो आपकी बैलेंस शीट है, एनबीएफसी की बैलेंस शीट है, उसमें ये ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। एनबीएफसी की बैलेंस शीट में भी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा जो भी लेंडर और बोरोवर के बीच में होगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और एक बात और, आपके पास सिर्फ एनबीएफसी P2P के पास यही अधिकार है कि लेंडर और बोरोवर की इंफॉर्मेशन रखे, डेटा रखे, और वो भी उस हार्डवेयर में रखे जो इंडिया के अंदर स्टोर है। ये डेटा इंडिया के बाहर भी नहीं आप रख सकते, उसको आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा। आरबीआई स्ट्रिक्टली मना करती है रिप्लेसमेंट ऑफ लेंडर को फॉलो करने के लिए। बहुत सारी एनबीएफसी पहले इसको फॉलो कर दी थी, अब ये फॉलो आप नहीं कर सकते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ लेंडर क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मोबीक्विक एक्स्ट्रा में मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप एक लेंडर हो, आपने पैसा लगा दिया, 1 महीने के लिए आपने लॉक कर दिया, आप कहा 1 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा। आपका पैसा किसी बोरोवर को मिला, वो बोला कि मैं आपका पैसा 1 महीने के बाद दूंगा। अब आप 3-4 दिन के बाद कह रहे हो कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है। आप 3-4 दिन के लिए विड्रॉल करते हो, आपका पैसा मिल जाता। पहले मिल जाता था, मोबीक्विक एक्स्ट्रा में अर्ली विड्रॉल फीचर था तो पहले मिल जाता था, अब वो चीज़ नहीं मिलेगा। विड्रॉल करने जाओगे तो इस तरह का पोस्टर लिख के कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको विड्रॉल नहीं करने देंगे। क्या रीजन है अभी उसको समझाता हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ लेंडर अलाउ नहीं है। पहले कंपनी रिप्लेसमेंट ऑफ लेंडर करती थी, मतलब अगर आपने अपना पैसा लगाया है मोबीक्विक एक्स्ट्रा में 1 महीने के लिए, अब आपको अपना पैसा 3-4 दिन के बाद वापस चाहिए, लेंडर 2 आएगा जो कि आपको आपका पैसा दे देगा, ठीक है। अब बोरोवर को यहाँ पे आपको पैसा मिल गया, आप चले गए घर, आपको 3-4 दिन के बाद आपका पैसा मिल गया। अब बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर को जो भी पैसा होगा विद इंटरेस्ट इस लेंडर 2 को देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो पैसा मिलेगा, लेंडर 1 को जो पैसा मिलेगा उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और वो जाकर अपने उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो पहले ये चीज़ थी, मतलब लेंडर 1 की जगह लेंडर 2 ले लेता था, अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब रिप्लेसमेंट ऑफ लेंडर अलाउ नहीं है। अगर लेंडर 1 ने पैसा दिया बोरोवर को तो उसको ही बोरोवर वापस करेगा। तो अब ये फीचर आ चुका है। अब आपको अर्ली विड्रॉल का ऑप्शन किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, उसका रीजन यही है। फिर अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनबीएफसी P2P। इसमें आरबीआई बहुत साफ साफ बताता है कि एनबीएफसी P2P की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में। वो क्लियरली बताता है एनबीएफसी P2P की जिम्मेदारी होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है बोरोवर की और लेंडर की, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को वो रखे निकाल के। और एक बात, आप इन्फॉर्मेशन लेने से पहले किसी भी पार्टिसिपेंट, चाहे बोरोवर हो चाहे लेंडर हो, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आपको उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर वो आपको कंसेंट देंगे तभी आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अदरवाइज आप उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेना है वो अभी क्यों लिया जाता है वो बताएंगे। जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आती है, एनबीएफसी P2 के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन होती है क्रेडिट हिस्ट्री की, क्रेडिट रिपोर्ट की। क्रेडिट रिपोर्ट में ये जानकारी होती है कि उस बोरोवर ने पिछले पास्ट में कितने लोन्स लिए हैं, कितना क्रेडिट कार्ड लिया और क्या क्या उसने लोन नहीं चुकाया, क्या क्या लोन उसने चुकाया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पे क्रेडिट स्कोर भी इनको मिला होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़रूरी होती है बोरोवर को छांटने के लिए कि हम कौन से बोरोवर पे भरोसा कर सकते हैं, कौन से बोरोवर पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन एनबीएफसी P2P के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद, जब इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन लेंडर को भी देते हैं, जो पैसा उधार पे देगा उसको भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि लेंडर को पता चल जाए कि उसका पैसा कहाँ पे जा रहा है। इसको मैं अभी थोड़ी विस्तार से बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात, आपकी ये इतना काम होता है। दूसरा, आप मदद कर सकते हो, इस चीज़ में मदद कर सकते हो डिस्बर्समेंट में और रिकवरी ऑफ लोन में। डिस्बर्समेंट ऑफ लोन का मतलब है कि लेंडर्स का जो पैसा है वो बांटने में मदद कर सकते हो अलग अलग बोरोवर्स में, और जो बोरोवर्स पैसा आपको दें उनको लेंडर्स तक पहुंचाने में आप सिर्फ मदद कर सकते हो। ये नहीं कि आप अपना पैसा दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ मदद कर सकते हो इन सारे प्रोसेस में। फिर अगला पॉइंट है ऑपरेशनल गाइडलाइंस। इसमें आरबीआई साफ साफ लिखता है कि एक एनबीएफसी P2P को कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में। इसमें आरबीआई बोलता है कि एनबीएफसी P2P को ये चीज क्लियरली मेंशन करना चाहिए लेंडिंग करने से पहले कि आप कितना चार्ज करोगे, क्योंकि एनबीएफसी P2P जो प्लेटफॉर्म है उसका कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा ही। तो ये चीज उनको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो पार्टिसिपेंट लोग, पार्टिसिपेंट मतलब लेंडर्स और बोरोवर जबकि प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि मतलब कोई भी मुंह उठा के
लोन लेने के लिए नहीं आ सकता, फिर कोई भी मुंह उठा के लोन देने के लिए नहीं आ सकता। मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि उन्होंने पास्ट में कुछ क्राइम तो नहीं किया, कुछ गलत चीज़ तो नहीं करी, ऐसा नहीं कि लोन ले लिया वापस ही नहीं किया, इस तरह कुछ काम तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें एनबीएफसी P2P अच्छे से चेक करें अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में, फिर उनको ऑन बोर्ड करें। ये चीज़ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लेंडर और जो बोरोवर को मैच करोगे उसमें जो मैचिंग का एल्गोरिथम होना चाहिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी लेंडर ने जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है आप उनको अच्छे बोरोवर्स दे रहे हो, वो बोरोवर्स दे रहे हो जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, और वो लेंडर जो कि कम पैसा दे रहा है आप उसको वो बोरोवर्स दे रहे हो जो कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। मतलब आपको जो बोरोवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो बहुत ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है बोरोवर्स को बांटते टाइम लेंडर्स की तरफ। और एक बात आरबीआई बहुत साफ साफ बोलता है, लोन के डिसबर्समेंट होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए लेंडर और बोरोवर के बीच में, और उसमें दोनों का, लेंडर का और बोरोवर का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बोरोवर के पास भी होगा और लेंडर के पास भी होगा, दोनों का सिग्नेचर वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगला पॉइंट है फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म में आरबीआई साफ साफ बोलता है एनबीएफसी P2P को कि आपको जो फंड का ट्रांसफर करना होगा लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में, ये करते टाइम बहुत ध्यान रखना होगा। ये जो फंड का ट्रांसफर होना चाहिए एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले समझते हैं आरबीआई क्या क्या बोलता है इसके बारे में। आरबीआई कहता है कम से कम एनबीएफसी P2P के पास 2 एस्क्रो अकाउंट होने चाहिए। 2 से ज्यादा रख सकते हो पर 2 से कम नहीं रख सकते। जो 2 एस्क्रो अकाउंट होगा, पहला होना चाहिए लेंडर्स के लिए, आपको स्पेसिफिकली एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा लेंडर्स के लिए, और एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको बोरोवर्स के लिए। आप जितना भी पैसा लोगे लेंडर से वो उनके एस्क्रो अकाउंट में लोगे, और फिर उसके बाद उस एस्क्रो अकाउंट से आपको पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अलग अलग बोरोवर्स के बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा। वो बोरोवर जो कि लेंडर्स ने सिलेक्ट किए होंगे कि हाँ मैं इन बोरोवर्स को पैसा देना है। फिर जब बोरोवर्स उसी पैसे की रीपेमेंट करेंगे, मतलब पैसे को वापस देंगे, तो वो जो पैसा है वो डायरेक्टली आना चाहिए बोरोवर्स के एस्क्रो अकाउंट में। फिर बोरोवर्स के एस्क्रो अकाउंट से जो पैसा है वो जाएगा लेंडर्स के अकाउंट में। ठीक है, मतलब एक बीच में एस्क्रो अकाउंट की लेयर बननी चाहिए, और 2 एस्क्रो अकाउंट तो आपको एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा। ये आरबीआई क्लियरली बोलता है। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एस्क्रो अकाउंट आरबीआई गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके बनाया गया होता है। चलाते इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, बहुत सारे लोग अपना एस्क्रो अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये एस्क्रो अकाउंट इसी रीजन से बनाया जाता है। इसको इसीलिए बनाया गया क्योंकि इसको किसी से मतलब नहीं, इसको ना ही लेंडर से मतलब है, ना ही बोरोवर से मतलब है, और ना ही एनबीएफसी P2P से मतलब है। इसमें लिखा गया है कि अगर आपको पैसा बोरोवर को भेजना है तो आप ये पैसा सिर्फ बोरोवर को ही भेजेगा। अगर मान लो बीच में एस्क्रो अकाउंट की लेयर ना होती और लेंडर्स जो पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में, लेंडर्स का पैसा एस्क्रो अकाउंट में ना जाकर लेंडर्स का पैसा जाता है एनबीएफसी P2P के अकाउंट में, तो ये एनबीएफसी P2P इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। एनबीएफसी P2P अगर इस पैसों को अपने अकाउंट में लेती तो क्या पता उसको इस्तेमाल कर लेती है अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या पता वो खुद की कंपनी के एसेट्स में लगाती, क्या है पता वो उसके खुद के लिए जमीन खरीदती, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अब आपका पैसा जाएगा एनबीएफसी P2P में ना जाकर आपका पैसा जाएगा आपके एस्क्रो अकाउंट में, जो कि लेंडर्स का एस्क्रो अकाउंट बनाया गया वहां जाएगा। तो वहां से वो पैसा फिक्स है कि बोरोवर्स के अकाउंट में ही जाने वाला है। तो एक श्योरिटी मिलेगी आपको कि आपका पैसा जहां आप इन्वेस्ट करो वहीं जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने एक एस्क्रो अकाउंट की लेयर बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, एक चीज तो ये, और एक रूल ये भी होता है कि जो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा आप जो डालोगे, जो आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा लेंडर्स के एस्क्रो अकाउंट में, वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरबीआई ये चीज बोलता है एनबीएफसी P2P को कि वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो रिकवरी ऑफ लोन के लिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो पैसा लेंडर्स के एस्क्रो अकाउंट में होगा वो किसी और लेंडर के पास नहीं जा सकता, और जो पैसा बोरोवर्स के एस्क्रो अकाउंट में होगा वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते डिसबर्समेंट ऑफ लोन के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पैसा बोरोवर्स के एस्क्रो अकाउंट में होगा वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और बोरोवर्स को देने के लिए। तो सिंपल सा यही मतलब है, और ये साइकिल में मान के चलो आपको समझ में आ गया और एस्क्रो अकाउंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। और एक चीज़ और आरबीआई बोलता है कि ये बोलता है कि 15 नवंबर 2024 से ये रूल लागू हो जाएगा कि जो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा है वो 2 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। सिर्फ 2 ही दिन के लिए आप पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हो, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है वो, और एक अगला दिन T1+ डे के लिए आपके पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट में होल्ड रहेगा। फिर अगला पॉइंट है सबमिशन ऑफ डेटा टू क्रेडिट ब्यूरोज। अब इस पॉइंट को समझते हैं। इसमें आरबीआई साफ साफ बोलता है कि एनबीएफसी P2P को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज इंडिया के अंदर हैं सबके साथ। अभी इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरोज काम कर रहे हैं मेनली। उनका नाम बता दूं, आपने सुना ही होगा, जैसे कि सिविल हो गया, एक्सपीरियन हो गया, इक्विफैक्स हो गया, सीआरएफ हो गया। ये 4 क्रेडिट ब्यूरोज इंडिया में काम करते हैं। तो एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म को इन चारों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका साफ साफ रीजन ये बताया जाता है कि आपके पास डेटा है, आपके पास लेंडर्स का डेटा है, आपके पास बोरोवर्स का डेटा है, आपको साफ साफ पता है कि कितने बोरोवर्स कितने टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास पूरी लिस्ट है उन बोरोवर्स की जो कि समय में पेमेंट कर रहे हैं, और उनकी भी है जो कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके सिविल स्कोर में आपको ये चीज़ अपडेट करना पड़ेगा, उनके सिविल रिपोर्ट में चीज़ अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ ये लोग डिफॉल्ट करें, ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। जब ये ऐसा करेंगी, जब एनबीएफसी ये चीज़ कंपनी ऐसा करेंगी, तो ये वो बोरोवर जो कि डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको कहीं और लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा।
सबको पता चल जाएगा, जो भी इसका सिविल स्कोर चेक करेगा उसे पता चल जाएगा कि इन्होंने किसी एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म से लोन लिया और उसको अभी तक पैसा ही नहीं दिया, वो उन्हें पता चल जाएगा। तो उन बोरोवर्स के लिए वो एक रेड फ्लैग हो जाएगा। तो वो बोरोवर्स, जिसकी वजह से सारे बोरोवर्स डरेंगे डिफॉल्ट करने के लिए, और कोई भी बोरोवर डिफॉल्ट जल्दी नहीं करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई क्लियरली बोलता है कि आपको सारे क्रेडिट ब्यूरोज के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और सब में जो टाइम टू टाइम डेटा है मंथली बेसिस पे सारे डेटा को भेजना पड़ेगा। और एक चीज, आप किसी के भी डेटा को, किसी की बोरोवर्स का फिर लेंडर की डेटा को क्रेडिट ब्यूरो को नहीं दे सकते बिना उनसे कंसेंट लिए। तो आपको उनसे कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेंडर से फिर बोरोवर्स दोनों से कंसेंट लेना जरूरी है, उनका डेटा उनके क्रेडिट ब्यूरो में अपडेट करने से पहले। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी P2P। इसमें साफ साफ आरबीआई बोलता है कि एनबीएफसी P2P को क्या क्या चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, मतलब उसे क्या क्या चीजें बतानी चाहिए लेंडर्स, बोरोवर्स को और पब्लिक को, इसके बारे में। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है लेंडर, कि मतलब लेंडर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लेंडर को पता होना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ बोरोवर के बारे में, मतलब कि बोरोवर कौन है, उसका क्या नाम है, इसके बारे में लेंडर को साफ साफ पता होना चाहिए। दूसरा चीज, रिक्वायर्ड अमाउंट काफी अच्छे से पता होना चाहिए लेंडर्स को, कि कितना पैसा बोरोवर को चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज, इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, कि मतलब कितना इंटरेस्ट बोरोवर डिमांड कर रहा है, कि कितने इंटरेस्ट पे पैसा दे सकता है, ये चीज उसको पता होना चाहिए। चौथी चीज है क्रेडिट स्कोर, जो बोरोवर का क्रेडिट स्कोर है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लेंडर को, कि उसको ये चीज पता चल सके ना, कि जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसका क्या क्रेडिट स्कोर है, उसका क्या बिहेवियर रहा है क्रेडिट को लेकर, ये जिसको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए लेंडर को, उसको सारे रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस जिस एनबीएफसी P2P पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका क्या फीस है, इसके बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और क्या टैक्सेस लगेंगे इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी रह गई हमारी लेंडर्स के साइड की, कि लेंडर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन लेंडर के पास होगी बोरोवर की, ये सब बोरोवर के कंसेंट से होगी, मतलब बोरोवर से पहले परमिशन दी जाएगी कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन लेंडर को भेज रहे हैं। जब बोरोवर बोलेगा हाँ भेज दो तभी भेजेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से उठा के भेज दिया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी लेंडर की साइड की। अब बोरोवर को क्या क्या चीज पता होनी चाहिए वो हम बताते हैं। बोरोवर को पता होना चाहिए, बोरोवर को ये चीज पता होना चाहिए जो प्रपोज्ड अमाउंट है उसके बारे में, कि उसको कितना पैसा मिलेगा लेंडर्स की तरफ से, ये पता होना चाहिए। और इंटरेस्ट अमाउंट, कि लेंडर कितने इंटरेस्ट पे देने के लिए लोन को तैयार है, ये इन्फॉर्मेशन बोरोवर के साइड से बोरोवर को मिलनी चाहिए, बोरोवर को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब एनबीएफसी P2P को पब्लिकली क्या क्या चीजें रिवील करनी पड़ेगी वो चीज पे हम आते हैं। पब्लिकली का मतलब है कि कोई भी बंदा वेबसाइट पे आएगा तो उसको ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए, उसकी बात करी जा रही है। तो आरबीआई साफ साफ बोलता है कि आप कौन से क्रेडिट असेसमेंट का यूज करते हो, कौन से क्रेडिट असेसमेंट का यूज करते हो, या फिर कौन से मेथडोलॉजी का यूज करते हो अपने बोरोवर्स को सिलेक्ट करने के लिए, ये चीज आपको पब्लिकली डालना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हो बोरोवर को सिलेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, आपको साफ साफ ये चीज दिखाना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। एनपीएस, उसके बाद आपको बताना है एनपीएस के बारे में, कि आपके कितने एनपीएस हैं, और ये आपको मंथली बेसिस बताना पड़ेगा। एनपी का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है वो लोग जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पैसा ले लिया है। ठीक है, वो लोग की बात करी जा रही है जो पैसा ले लिए हैं बट उन्होंने पैसा वापस नहीं किया है, बोरोवर्स की बात करी जा रही है स्पेशली। तो उनकी बात करी तो आपको साफ साफ बताना होगा कितने बोरोवर्स जिन्होंने पैसा लिया वापस नहीं किया, फिर डिले कर रहे हैं, फिर देर कर रहे हैं, इसके बारे में आपको साफ साफ बताना पड़ेगा, और मंथली बताना पड़ेगा, और सबको बताना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद होता है बिजनेस मॉडल, आपका क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे वर्क करते हो, इसके बारे में आपको साफ साफ बताना पड़ेगा, वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट आप लगाओगे इंटरेस्ट रेट, वो होना चाहिए APR, एनुअलाइज्ड रेट परसेंटेज कर जो है ये होना चाहिए आपका इंटरेस्ट रेट। फिर अगला पॉइंट है फेयर प्रैक्टिस कोड। इसमें आरबीआई एनबीएफसी P2P से बोलता है कि आपको जितने भी फेयर प्रैक्टिस कोड्स हैं उसको अपने वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा, मतलब कि आपको लेंडर्स को ये चीज बताना पड़ेगा कि अगर आप पैसा आके हमारे प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो और बोरोवर्स को दे रहे हो तो इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व है, इसके बारे में आपको उनको समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर बोरोवर्स जिसको पैसा दे रहे हो वो पैसा वापस नहीं करता है, तो इसमें हम अपने तरफ से अपने जेब से नहीं देने वाले, एनबीएफसी वाले अपने जेब से नहीं देने वाले, वो पूरा पैसा आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपये लगाया है और बोरोवर ने पैसा वापस कर दिया तो आपको 115 रुपये मिल जाएगा आपके अकाउंट में। बट अगर आपने 100 रुपये लगाया और बोरोवर ने पैसा वापस ही नहीं किया तो जो 100 रुपये है वो भी नहीं मिलेगा, और वो एनबीएफसी आपको नहीं देने वाली अपने जेब से। ये चीज एनबीएफसी को बहुत साफ साफ अपने वेबसाइट पे लिखनी पड़ेगी कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर आप इन्वेस्ट करो हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये चीज लिखना ही पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट पे। आरबीआई ऐसे बोलता है एनबीएफसी प्लेटफॉर्म को
प्लेटफॉर्म्स को कि आपको पूरा साफ साफ लिखना पड़ेगा कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जा सकता है और इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आरबीआई साफ साफ बोलता है कि कोई भी एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म गारंटी रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर सकती अपने लेंडर से। मतलब वो लेंडर्स को ये नहीं बोल सकती कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो हम कंफर्म आपको 15% रिटर्न देंगे, कंफर्म आपको 12% रिटर्न देंगे। आप ऐसे कंफर्म या फिर गारंटी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपने भी देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म अप टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 12% क्लब हो गया, अप टू 12% रिटर्न, मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया, अप टू 14% रिटर्न। ये लोग अप टू वर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? अप टू का मतलब होता है कि आपको 14% तक का रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है 14 से कम भी हो जाए, 11% हो जाए, 12% हो जाए, 10% हो जाए, फिर माइनस भी हो जाए। इसीलिए ये लोग अप टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग गारंटी वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, या फिर फिक्स्ड रिटर्न भी बोल सकते हैं कि फिक्स 14% रिटर्न। ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरबीआई के रूल्स की वजह से ये लोग अप टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि आप गारंटी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आपको फिक्स्ड इतना ही % रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, मिनिमम रिटर्न, लिक्विडिटी, आप इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपने एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आप अपने एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपका गोल्ड है, आपका स्टॉक मार्केट है। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोल के प्रमोट नहीं कर सकते हो। और भी जो वर्ड्स आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मैंने स्क्रीन पे दे दिया। आरबीआई बोलता है कि आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ लोन। कोई लेंडर अगर पैसा लगा रहा है एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म पे और वो किसी बोरोवर को पैसा दे रहा है, तो वो उस बोरोवर को पर्सनली नहीं जानता है, उसका बिहेवियर नहीं जानता है कि ये पैसा मुझे देगा कि नहीं देगा, इसका क्या बातचीत का तरीका है, कहाँ रहता है, उसको नहीं पता है। बोरोवर को, वो लेंडर्स को कोई आइडिया नहीं कि बोरोवर मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, बट वो लगा रहा है क्योंकि वो एनबीएफसी के थ्रू लगा रहा है। अब यहाँ पे एनबीएफसी क्या कर सकती है? एनबीएफसी अपना पैसा तो देगी नहीं। अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर देगा तो एनबीएफसी अपना पैसा नहीं दे सकती है लेंडर को। लेकिन एनबीएफसी एक चीज कर सकती है जो आरबीआई अलाउ करता है, कि आप मदद कर सकते हो बोरोवर्स की और लेंडर्स की। आप यहाँ पे लेंडर की मदद कर सकते हो, बोरोवर से पैसा लेने में, बोरोवर से पैसा को रिकवर करने में मदद कर सकते हो, रिकवर करके लेंडर को देने में, इस प्रोसेस में आप मदद कर सकते हो। लेकिन मदद करते वक्त आपको एक चीज का बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करनी है, हैरेसमेंट नहीं करना है बोरोवर का। ये नहीं कि बोरोवर को जाके मार पीट रहे हो, ठीक है, कि आप पैसा ले लियो, दे नहीं रहो मेरे लेंडर का, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और ना ही ऑड आवर्स में उनको फ़ोन करना है। किसी भी टाइम पर रात को फ़ोन कर दिया, फिर रात को उनके घर चले गए 2 बजे और उन्हें बोल रहे हो कि पैसा वापस करो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो वीडियो हो चुकी काफ़ी ज़्यादा लंबी, तो समय आ चुका है इस वीडियो को ख़त्म करने का। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि इस पीडीएफ की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं उसको इस वीडियो में समझाऊं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे रह गए। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें उन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाए जो कि इस वीडियो में नहीं हो पाए, तो कमेंट करो पार्ट 2 और कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि जब लाइक जाएगी 200 के ऊपर, इस वीडियो में जो लाइक्स है वो 200 के ऊपर जाएगी, तभी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, और एक बात अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ एनबीएफसी P2P के बारे में पूरी चीज़ बताना चाहूँ, तो अभी ये जो सेक्टर है एनबीएफसी P2P सेक्टर, अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, पहले इसको डेवलप हो जाने दो, सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने दो किसी कंपनी को जो पूरी तरीके से आरबीआई ने सेट किया, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना। अभी मत इन्वेस्टमेंट करो, अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी एक सेक्टर है जो कि इससे ज़्यादा रिस्की है, बट इससे ज़्यादा उसमें रिटर्न भी मिलेगा और वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की बात। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से डेवलप भी हो चुका है और उसमें रिस्क भी है इससे ज़्यादा, लेकिन उसमें रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक लीडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ, उसमें आप अकाउंट बनाकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैंने अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, और उसके बारे में सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगर आपको ये सब का कोई झंझट नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट वगैरह का, रिस्क वगैरह का, तो आप ये वाली वीडियो देख लो। मैं बोलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, इसमें मैंने बताया कैसे आप 9% तक का रिटर्न ला सकते हो बिना किसी रिस्क को लिए। तो आप इस वीडियो को चेक कर लो।